हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। पिछले 3 दिन से कोई भी क्लास नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पे। बीएड की क्लास तो हम कंटिन्यूटी में कर ही रहे थे। आज एमएड की क्लास भी होगी। आज हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं आपका, जो कि CC5 है, एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम। एमएड सेकंड सेम का फर्स्ट पेपर है ये, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी अगर आप एमएड कर रहे हैं, चाहे आप एमएड फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 790 690 1757 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करना, क्योंकि कॉल तो बहुत सारे बच्चों के उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन रिप्लाई मैं सभी का देती हूँ, मैसेज जो भी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो नोट्स जो है आपके CC5 के तो मैंने रेडी कर ही दिए थे, CC6 के भी हो गए थे। आज आपके CC7 के भी कंप्लीट हो गए हैं, बस अपलोड होने बाकी हैं, ठीक है। वो आपके कितने 62 पेजेस के आसपास की आपकी PDF कंप्लीट रेडी हो गई है, ठीक है। तो ये बात तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर आपका। फर्स्ट पेपर में जो यूनिट 1 है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, यानी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन हम पढ़ेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है, ये चाहे पॉइंट मान सकते हैं, टॉपिक मान सकते हैं, सीधा का सीधा ऐसे ही पेपर में आता है और हर बार आता है। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, हर बार आता ही आता है कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन कैसे है और एक एरिया ऑफ स्टडी कैसे है, इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। कि शिक्षा क्या है, एक क्षेत्र भी है, एक अनुशासन भी है और एक दायरा भी है किसका, पढ़ने का, स्टडी का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एरिया ऑफ स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे अपने चलते हैं। देखो मैंने यहाँ ना हिंदी इंग्लिश कर ली है, ताकि कुछ लोग के कमेंट आते हैं कि हिंदी में पढ़ाओ, कुछ कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाओ। तो लास्ट टाइम में जब मैं पढ़ा रही थी, कभी आपकी कॉमेंट आ रही थी कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो इंग्लिश वाले थे वो इंग्लिश पे प्रायोरिटी देते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी की तरफ देते हैं। तो मैंने नोट्स तो आपके इस बार अलग अलग कर दिए हैं, हिंदी के अलग कर दिए हैं, इंग्लिश के अलग कर दिए हैं, ताकि अगर आप फोटोकॉपी कराते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कम पैसों में ही आपकी फोटोकॉपी हो जाएगी। क्योंकि नोट्स देखो 41 स्लाइड है इसके अंदर। 41 भी तब है क्योंकि मैंने फर्स्ट टॉपिक की हिंदी कर लिया है। 41 क्या 40 स्लाइड हैं, तो 40 स्लाइड में आपके कितने ही रुपए जाएंगे, 20 पेज 15 पेज की आपकी PDF निकलेगी। तो 15 फोटोकॉपी कराने में 10 रुपये 12 रुपये इतने लगेंगे आपके, ठीक है, अगर आप कराना चाहते हैं। वैसे फोटोकॉपी कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें पढ़ सकते हैं। दिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन और एरिया ऑफ स्टडी इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग इट्स थ्योरेटिकल फाउंडेशन, मेथडोलॉजीज, प्रैक्टिसेस एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन। यानी जैसे हम किसी चीज़ की बुराइयां भी देखते हैं और अच्छाइयां भी देखते हैं, इसी तरीके से इन्होंने एजुकेशन को एक विषय की तरह देखा कि इसका हम एनालिसिस, विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। और वो विश्लेषण भी कैसा, आलोचनात्मक। अब एजुकेशन जो है बहुत अच्छे काम भी करती है और बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट भी करती है जो गलत दिशा में भी जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, किसका, एजुकेशन का, एक विषय की तरह से, एक विषय की तरह मान के, एक डिसिप्लिन मान के। तो शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण, इसके सैद्धांतिक आधार, यानी जो सिद्धांत है उनके आधार पे, जो काम हो रहा है, जो पॉलिसीज बनी है उसके आधार पे इसका विश्लेषण करेंगे, जो प्रथाएं हैं उसके आधार पे जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, सामाजिक प्रभावों की गहन जांच करता है। यह विश्लेषण शिक्षा में मौजूद शक्ति संरचनाओं, वैचारिक प्रभाव, सामाजिक समानता, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र की भूमिका पर केंद्रित होता है, ठीक है। यानी इस विश्लेषण में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे कि देखो पहला पॉइंट क्या है, पावर एंड आइडियोलॉजी, यानी शक्ति और विचारधारा। देखो एजुकेशन बहुत पावरफुल टूल है। अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हम क्या करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। अगर हमें किसी की विचारधारा को बदलना है तो हम उन्हें एजुकेशन देंगे। लेकिन अगर इसी की हम क्रिटिकल एनालाइज करें इस पॉइंट को, तो शिक्षा एक आलोचनात्मक विश्लेषण ये भी मानता है कि जितनी भी शैक्षिक प्रणाली हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं, जितनी भी पावर हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जितने भी वैचारिक ढांचे यानी जितने भी विचार हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के विचार हैं, फिलोसोफर्स के विचार हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर है। तभी तो एजुकेशन पावरफुल बनती है भाई। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में गए वो पावरफुल बन गई, उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगे हुए हैं।
जैसे गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं, गांधी जी की जो विचारधारा है वो अब तक चली आ रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा है, तो बहुत सारे लोगों की विचारधाराएं क्या है, एजुकेशन के अंदर निहित है। शिक्षा अक्सर क्या करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को बनाए रखने का कार्य करती है, यानी बहुत सारी चीजों को ये क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे कि आर्थिक असमानताएं कैसे हैं कि गरीब के बच्चे को थोड़ा सा हैरासमेंट भी सहन करना पड़ता है, उसे थोड़ी सी इंफीरियर भी दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें जो हिडन होती हैं, सामाजिक तरीके से भी, राजनीतिक तरीके से भी बहुत सारी असमानताएं हैं, जिसे बनाए रखने में कौन रोल निभा रही है, एजुकेशन रोल निभा रही है। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर जो अच्छे, जैसे पब्लिक स्कूल है तो पब्लिक स्कूल में कैसे बच्चे जाएंगे, अच्छे घरों के बच्चे जाएंगे, लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, वो उसमें नहीं जा सकते, उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो इस काम को कौन कर रही है, एजुकेशन कर रही है, यानी एजुकेशन क्या कर रही है, असमानता बनाए रखने का काम कर रही है। तो सामाजिक नियंत्रण का साधन भी बन सकती है, जो प्रभावशाली विचारधाराओं को बनाए रखती है और वर्चस्वशाली समूह के हितों की भी रक्षा करती है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी चलती हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी चलती हैं, तो ये पावरफुल भी है और इसकी आइडियोलॉजी भी आगे तक चलती है। ठीक है, अब जैसे कोई भी पार्टी आई सत्ता में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब अपने अकॉर्डिंग रूल्स चलाते हैं। पहले कुछ और रूल थे, आप देखो जैसे बीएड की बात कर लेते हैं। ठीक है, बीएड अब दोबारा से 1 साल की हो गई, पहले 2014 तक 2 साल 1 साल की बीएड थी, फिर उसे 2 साल कर दिया गया कि भाई अच्छे टीचर्स होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर सरकार बदली तो बीएड क्या है, फिर 2 साल की हो गई। अब बीएड को फिर से 1 साल का कर दिया गया है, एमएड को फिर से एक साल का कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं और बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, तो यही क्रिटिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि क्या है ये पावर और इसकी आइडियोलॉजी। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सोशल रिप्रोडक्शन, यानी एजुकेशन सिस्टम परपेचुएट एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज, रीइंफोर्सिंग प्रिविलेज एंड लिमिटिंग सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन क्लास, रेस, जेंडर एंड एथनिसिटी, यानी क्या है, सामाजिक पुनरुत्पादन। तो शिक्षा प्रणाली अक्सर मौजूदा सामाजिक श्रेणियों को बनाए रखने का काम करती है, जबकि सामाजिक श्रेणी होनी नहीं चाहिए। क्या आप ही बताइए, क्या श्रेणी बननी चाहिए क्लास के अंदर या सोसाइटी के अंदर, यानी चीजें कास्ट बेस्ड होती हैं कि अच्छा इस कास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, या ये कास्ट जो है इसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रही है, ये कास्ट जो है इसे और दूसरी नजरों से देखा जा रहा है, या फिर इस तरीके से श्रेणी बना दी गई है कि रिच लोग जो हैं वो एक ही तरफ रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, दूसरी सोसाइटी जो क्रिएट की गई है वो थोड़े से पुअर या फिर गरीब मान सकते हैं, या एवरेज लोगों की बनाई गई है। तो क्या ये श्रेणी बनाने का काम कौन करता है, ये एजुकेशन से ही चीजें निकल के आती हैं, लेकिन जो ये चीजें उजागर नहीं है। तो यही तो क्रिटिकल एनालिसिस है कि शिक्षा प्रणाली अक्सर क्या करती है, मौजूदा जो पहले से ही मौजूद है सामाजिक श्रेणियों को बनाए रखने का कार्य करती है। और होना क्या चाहिए, समाज में श्रेणी नहीं होनी चाहिए, है ना, सब एक बराबर होने चाहिए। तो जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो जाती है, लेकिन लिमिटेड नहीं होनी चाहिए मोबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वर्ग, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर विशेष अधिकार और अवसर असमान रूप से वितरित होते हैं। असमान रूप से बहुत सारी चीजें वितरित होती हैं। अब जैसे कि आप असमान रूप से क्या देख सकते हैं, कोटा देख सकते हैं। बहुत बार ओबीसी जो है, SC ST है, उनकी जो मेरिट है वो बहुत नीचे जाती है, लेकिन जनरल वालों की मेरिट बहुत ऊपर जाती है। तो ये भी एक तरीके से असमानता ही है ना। तो ये क्या है, सामाजिक पुनरुत्पादन करती है, सोशल रिप्रोडक्शन का काम भी करती है। दूसरा क्या है, दूसरा एजुकेशन के अंदर एक चीज और होती है। एजुकेशन अगर हम उसे एक विषय की तरह देखें, एक डिसिप्लिन की तरह देखें, उसका अध्ययन करें, तो उसमें एक ऐसी चीज भी होती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, जो हिडन करिकुलम है, जिसे बच्चा सफर करता है। जैसे कि हिडन करिकुलम क्या होता है, अब स्कूल में होली आ रही है तो होली पे क्या है, साफ सफाइयां होती हैं, है ना, लेकिन वो किसी पाठ्यक्रम में लिखा नहीं होता। साफ सफाई में ज्यादा योगदान कौन देते हैं, लड़कों से तो वो करवाते हैं कि बेंच बाहर रखवाएंगे, जो भारी भारी काम है वो करवाते हैं, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, साफ सफाई, जाले हटाएंगी, पोछा लगाएंगी, क्लास को साफ करेंगी, डेकोरेट, दिवाली पे क्या करेंगी, डेकोरेट करेंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है। तो औपचारिक शिक्षण सामग्री के अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मान्यताएं, मूल्य और पूर्वग्रह भी व्यक्तियों में विकसित होते हैं। इससे छात्र अनजाने में व्यवस्था के अनुरूप ढल जाते हैं। अब बच्चे वही तो सीखते हैं जो स्कूल में सिखाया जाता है। अब स्कूल में ऐसा थोड़ी कि पढ़ाई होती है। अब लड़कियों को क्या है, लड़कियों को बाल बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि बाल बड़े कर लो, चोटी बना के आओ, स्कर्ट नहीं पहननी है, सूट पहनने हैं, स्कर्ट पहननी है, नीचे पहननी है। ये सारी चीजें क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट होती हैं,
ठीक है। लड़कियां हंस रही हैं तो टीचर्स उन्हें बहुत बार ये कह देते हैं क्यों हंस रहे हो, है ना। लड़कियों को बहुत बार ये बोला जाता है कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है, तुम नर्स बन सकती हो, तुम ये कर सकती हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है। जैसे कि जो टेक्स्ट बुक है हमारी एनसीईआरटी, उसमें बहुत बार दिखाया जाता है, कहीं भी जेंडर की बात चलती है तो वुमेन्स को क्या दिखाया जाएगा, पोछा लगा रही हैं, रसोई में खड़ी हैं, किचन के अंदर काम कर रही हैं। लड़कों को क्या दिखाया जाएगा कि वो ब्रेड मेकर हैं, बाहर जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, या फिर कोई भी भारी काम है तो वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है। फोर्थ क्या है, नियो लिबरलिज्म एंड मार्केटाइजेशन, यानी नव उदारवादी और बाजारीकरण। जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मार्केटाइजेशन। आज के टाइम में क्या है कि एजुकेशन एक तरीके से बस ये कहते हैं कि नाम के लिए बची है। प्राइवेट स्कूल में इतनी ज्यादा घूस चल रही है, प्रमोशन का चार्ज अलग ले रहे हैं, 10,000 रुपए प्रमोशन चार्ज ले रहे हैं, एडमिशन का चार्ज अलग ले रहे हैं, 50,000 रुपए एडमिशन चार्ज ले रहे हैं। भाई क्या लग रहा है इसमें एडमिशन में? तो ये सारी चीजें क्या है, बाजारीकरण हो गया है एजुकेशन का। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाजारीकरण और प्रतियोगिता हावी हो गई है। शिक्षा को एक उपभोक्ता उत्पाद के रूप में देखा जा रहा है कि भाई स्कूल खोल रहे हैं किस वजह से, कि भाई स्कूल में बहुत कमाई है। कोई ये माइंडसेट से स्कूल नहीं खोलता कि हम क्षेत्र में बदलाव लेके आएंगे। इस माइंडसेट से स्कूल खोला जाता है कि यार बहुत कमाई हो रही है, करोड़ों रुपए कमाई हो रही है, इतने ज्यादा फीस आती है, इतने ज्यादा प्रमोशन चार्जेस आते हैं, इतने की बुक्स चली जाती हैं, इतने की ड्रेस चली जाती हैं, इतने के आई कार्ड आपके चले जाएंगे। तो सारी ये क्या है, उपभोक्ता उत्पाद के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? अगर किसी बच्चे के पास फीस नहीं है या वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अगर कोई बच्चा टाइम से फीस दे रहा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी आर्थिक लाभ देखा जाता है कि हमारा फायदा कहां से हो रहा है। निजीकरण, मानकीकृत परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही उपायों से शिक्षा के लोकतांत्रिक और सामाजिक उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, ना तो किसी के अंडर प्रेशर काम करेंगे और ना ही किसी की बात मानते हैं। वो अपने आप जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, अपने उनके रूल रेगुलेशन होते हैं। ये पता नहीं होता कब वो FA1 करा दें, कब वो SA1 करा दें, कब अपने हाफ ईयरली करा रहे हैं। वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक न्याय और समानता, यानी सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। क्रिटिकल एनालिसिस एम्फेसाइज द परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी विद इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन कैन आइदर रीइंफोर्स और चैलेंज ऑपरेसिव स्ट्रक्चर। A critical approach seeks to promote inclusion, dismantle barriers and empower marginalized communities। यानी सामाजिक न्याय और समानता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता के एक उपकरण के रूप में देखता है। यह हाशिए पर पड़े समुदाय को सशक्त बनाने, समावेशन को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी एजुकेशन इसलिए तो दी जाती है कि भाई जो निचले वर्ग के लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो नॉर्मल लोगों के पास भी नहीं है, उन्हें एक तरीके से एम्पावर किया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए। तो एजुकेशन क्या काम करती है, सामाजिक न्याय और समानता का काम करती है, लेकिन बहुत बार उसमें भी वो असफल हो जाती है ना। अगर हम उसे क्रिटिकल उसका एनालिसिस करें तो उसमें भी वो बहुत बार उसके सामने बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। पेडागोजी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, यानी शिक्षण शास्त्र और परिवर्तनकारी शिक्षा। तो आलोचनात्मक शिक्षा शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी पढ़ाने का तरीका, जो भी हम टीचिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, जो एड्स हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो विचारशीलता, सामाजिक परिवर्तन और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है कि भाई क्लास में या स्कूल में या एजुकेशन जो दी जा रही है उससे समाज के अंदर बदलाव आना चाहिए और बच्चे जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। तो पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों को चुनौती देते हुए छात्र एजेंसी और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देती है। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है क्लास में वो नहीं होना चाहिए, उसे चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न मेथड है या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है वो हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारे स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाया जाता है। वही पुराना तरीका चल रहा है कि बैग भर के लेके जाना है, क्लास में बैठेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर मैडम उनकी हिंदी बता देंगी, क्वेश्चन आंसर करा देंगी और फिर वही रट्टा मार के पेपर दे देंगे और काम खत्म। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी नहीं हो रही है। अंतर संयुक्ता और विविध पहचान, यानी इंटरसेक्शनलिटी।
तो शिक्षा के अनुभव जाति, लिंग, वर्ग, यौन पहचान आदि के अंतर सहयोग से प्रभावित होते हैं। इन कारकों का शिक्षा तक पहुंच और सीखने के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। देखो, कास्ट को लेके, जाति को लेके, वर्ग को लेके जो वर्ग बना दिए जाते हैं, इससे भी बच्चों पे या इससे भी समाज के अंदर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कोई बच्चा अच्छा पैदा हुआ है, होशियार है, लेकिन उसके पास बहुत बार अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यानी उस तक शिक्षा, अच्छी जो शिक्षा है वो नहीं पहुंच पाती, और इससे उसके जो सीखने के तरीके हैं, जो सीखने के प्रभाव हैं, सीखने के जो परिणाम है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक बात देखो, अगर कोई लोअर फैमिली का बच्चा है, यानी बिलो एवरेज फैमिली का कोई भी बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और दूसरी साइड एक अच्छी फैमिली का बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी नॉर्मल वाले को ज्यादा मिल रही है और जो ये गरीब परिवार का बच्चा है इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जबकि जो नॉर्मल बच्चा है, अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करता है, ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसे मौके मिल रहे हैं, इसे सारे रिसोर्सेज इसके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड डीकोलोनाइजेशन, यानी वैश्विक परिप्रेक्ष्य और उपनिवेशवाद से मुक्ति, यानी एजुकेशन चाहती है कि जो उपनिवेशवाद है, जो डीकोलोनाइजेशन है, उससे फ्रीडम मिल जाए, यानी जो यूरोपियन कल्चर चल रहा है, जो यूरोसेंट्रिक करिकुलम चल रहा है, वो कम हो जाए। क्या होना चाहिए? इंटरकल्चरल होना चाहिए, यानी हम बच्चे को क्या है, अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकें। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आलोचनात्मक विद्वान उपनिवेशवाद की विरासत का शैक्षिक प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं और ज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र को उपनिवेशवाद मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ये विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को, यानी उपनिवेशवाद एक तरीके से क्या है कि हम किसी भी एक चीज को प्रायोरिटी ना दें, जैसे कि हम यूरोसेंट्रिक हो सकता है, या किसी भी दूसरे कंसेप्ट पे, दूसरी कंट्री के कंसेप्ट पे हम ना चलें। हमें क्या होना चाहिए, हम जो बच्चों को दे रहे हैं, समझ जो दे रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या कोई भी चीज अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो वो अंतर सांस्कृतिक होनी चाहिए, किसी भी एक कंट्री के ऊपर नहीं हमें रहना है ना। तो ये क्या है, यूरो केंद्रित पाठ्यक्रम को चुनौती देते हैं। ठीक है। यानी डीकोलोनाइजेशन को ये क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। यह विश्लेषण शिक्षा को वैश्विक संदर्भों में रखने और विभिन्न ज्ञान प्रणालियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के महत्व को स्वीकार करता है। ठीक है। यानी वैश्विक समझ होनी चाहिए, वैश्विक संदर्भ होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे को सारी चीजों का पता होनी चाहिए। शोध और कार्य प्रणाली की आलोचना, यानी शिक्षा अनुसंधान के तरीकों का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है, यानी जो रिसर्चेज होती हैं एजुकेशन के फील्ड में, उनका भी क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है कि इसमें प्रभुत्वशाली शोध पद्धतियों को प्रश्न के घेरे में लाया गया है, शक्ति असंतुलन को चुनौती दी जाती है और सहभागी व मुक्तिदायक शोध विधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी जो चीजें डिसबैलेंस कर रही हैं, या फिर ज्यादा फोकस हमें किस पे करना चाहिए, जहां जिस पॉइंट पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वहीं हमें शोध करना चाहिए और वहीं हमें काम करना चाहिए। जैसे कि देखो ऊपर लिखा हुआ है कहीं, हाँ, यानी जो चीजें इम्बैलेंस है, यानी गिव वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी जो हास्य ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, हमें उसे एम्पावर करना चाहिए, हमें वहां काम करना चाहिए, वहां रिसर्च करनी चाहिए, और उन्हीं लोगों को हमें आगे बढ़ने पे जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल परिवार है, या फिर जो उच्च परिवार है, जो उच्च लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो एजुकेशन भी ले सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ रिसर्च हमें करनी चाहिए। शिक्षा को एक विषय के रूप में आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करना, निहित शक्ति विचारधाराओं को उजागर करना है। यानी अगर हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं तो हम एक एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो इसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी पावर हैं, उन्हें हम उजागर भी करेंगे। प्रभावशाली विचारधाराओं पर प्रश्न उठाने और ऐसे वैकल्पिक शैक्षिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जो सामाजिक न्याय, समानता और परिवर्तनकारी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यानी क्रिटिकल एनालिसिस क्यों किया जाता है? अब जैसे कि कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी बच्चा है, अगर हमें बच्चे का एक तरीके से एनालाइज करना हो तो हम तो उसके गुण तो देखेंगे, अवगुण भी देखेंगे, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि इस बच्चे में क्या बदलाव लाया जा सकता है। इसी तरीके से हमने एजुकेशन का क्रिटिकल एनालिसिस किया, लेकिन ये भी ध्यान में रखा कि इसमें बदलाव क्या करना है। तो समाज में न्याय होना चाहिए, यानी हर किसी को जस्टिस मिले और सबको एक बराबर देखा जाए, सबको समानता मिलनी चाहिए, और जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव होने चाहिए। तो ऐसी चीजों को प्राथमिकता दी जाए।
यह शिक्षकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को अपनी प्रथाओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी किसी भी चीज का एनालिसिस जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जिस पॉइंट पे काम करने की जरूरत है वहां इंप्रूवमेंट किया जा सके। जैसे कि जो पॉलिसीज बनी है, जो पॉलिसीज में कमी है वो पूरी की जाए, वो इंप्रूवमेंट किया जाए। जहां रिसर्च की जरूरत है या फिर जो रिसर्च करने वाले हैं वो ये चीज देखें कि कहाँ रिसर्च करने की जरूरत है, तो इस चीज पे गंभीर विचार किया जाए ताकि वे अधिक समावेशी हो सके, यानी इंक्लूसिव हो सके, यानी सबको इंक्लूड कर सके और सबको जस्टिस मिल सके, सबके साथ एक समान व्यवहार हो सके और मुक्तिदायक शिक्षा प्रणाली की दिशा में कार्य कर सके। ठीक है, एक हो गया है। कल सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कल पढ़ेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, एजम्पशंस एंड कंटेक्स्ट रिलेटेड टू इश्यूज दैट आर यूनिक टू एजुकेशन डिसिप्लिन सच एज स्कूलिंग एंड करिकुलम। ये भी पूरा टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे के ऐसा ही रखा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और जहां भी आप एमएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां वीडियोस को शेयर कर सकते हैं।